तो आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शेखर एक्सएलएजी कंपनी से। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, जिसमें हम वार्तालाप करने वाले हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो हमारा टॉपिक रहने वाला है पेडी की नर्सरी के ऊपर, धान की नर्सरी, जहां पर आप बिजाई से लेके किस प्रकार रोपाई तक जाने वाले हैं और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो सर, हम अभी जैसा देख पा रहे हैं कि मौसम जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। कभी हमें एल नीनो के बारे में सुनने को मिल रहा है, या फिर कभी हमें सुनने को मिल रहा है कि हीट डोम बन चुका है, यानी कि अब बारिश जो है उसके कोई असर नहीं है। फिर एकदम से हम मौसम में तब्दीली देख रहे हैं, फिर आ जाती है बारिश। तो क्या सही समय रहने वाला है बिजाई के लिए? जो धान की बिजाई है वो मुख्य रूप से मिड जून से शुरू होती है। मिड जून से लेके मिड जुलाई तक धान की बिजाई फार्मर करता है जी। और वही समय लगभग रहेगा। उस समय पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, हम्म। तो वाटर मैनेजमेंट फार्मर को खुद के लेवल पे करना पड़ता है, जो फार्मर खुद के लेवल पे ही कर लेता है। जी। तो इस टाइप का जो मौसम का डिस्टरबेंस है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसमें कोई वेरिएशन आएगा बिजाई के टाइम में, या उस टाइम में किसी टाइप का कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा। पर लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ेगा, बारिश नहीं आएगी, हम्म। तो जो धान की पौध लगाने में जो मुख्य रूप से जो समस्याएं फार्मर को आ सकती हैं वो ये है कि एक तो जर्मिनेशन में या बीज का जो जमाव है उसमें कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, जो पौध की ग्रोथ है या उस टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे 20-25 दिन में पौध तैयार हो जाती है, उस चीज़ में भी कुछ टाइप की दिक्कतें फार्मर को आ सकती हैं, जिनकी मैनेजमेंट फार्मर को एक अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी होगा तो अगर इस फिर टाइप की क्या कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। पोषक तत्व कोई रोल निभाने वाले हैं? हम पोषक तत्वों का किस प्रकार से इस्तेमाल करें कि हम इस मौसम के बदलाव से भी बच सकें? पोषक तत्व जो एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को ले लीजिए आप, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पौधा हो, उसके लिए पोषक तत्वों का एक अलग महत्व है। बिल्कुल। जैसे हम बच्चे की बात करें तो एक छोटा बच्चा जो शुरू से ही जिसको पोषण अच्छा मिला होगा, हम्म। उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, उसमें जो बीमारियां हैं वो कम आएंगी, वो बच्चा हष्ट पुष्ट रहेगा। वही सेम बात पौधे के लिए होगी। अगर पौधे में हम न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट जो है वो एक अच्छे तरीके से करेंगे, पोषक तत्वों का मैनेजमेंट जो अच्छे तरीके से करेंगे, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि एक पौधे को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 17 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन फार्मर का जो मेन फोकस है वो 2-3 न्यूट्रिएंट पे ही रहता है, नाइट्रोजन पे, फास्फोरस पे, सिंपल भाषा में कहूँ तो यूरिया, डीएपी पे, कुछ फार्मर पोटास भी डालते हैं। लेकिन ये सफिशियंट नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये उसकी एक एक हद तक तो उसको खुराक दे पा रहे हैं, लेकिन उसका संपूर्ण पोषण वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक संपूर्ण पोषण जिसमें हम उसको हर एक न्यूट्रिएंट दें, हम उसको कुछ बायोस्टिमुलेंट्स का यूज करें जो उसको अजैविक तनाव की जो मार है, मौसम की जो मार है, उससे बचाए रखे, वो सारा प्रबंधन करना एक आवश्यक चीज है, और वो किसी न किसी हद तक फार्मर की एक मदद भी करेगा। तो अभी यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट की बात हुई कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बहुत नर्सरी में देख रहे हैं कि कभी पीलापन पड़ रहा है, या फिर क्या होता है कि बकाने रोग आ जाता है। तो उसका हम किस प्रकार से मेंटेनेंस करें, या कैसे हम उसको रोक सकते हैं? मैडम, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर पीलेपन की मैं बात करूं तो कई बार जब फार्मर पौध लगाता है तो वो हम्म। गोबर की खाद का छिड़काव करता है बीज के ऊपर। बिल्कुल। अगर वो गोबर की खाद ढंग से गली हुई नहीं है, उस खाद में किसी टाइप की कोई नमी है या कच्चा गोबर है, तो वो एक पीलेपन का कारण हो सकता है। वो बीज को अच्छे से ग्रो नहीं करने देगा, उसमें फंगस और ज्यादा आएगी। तो पहली बात तो ये है कि जब फार्मर बीज लगाए उस टाइम जो खाद का प्रयोग वो करे, वो अच्छी तरीके से गली हुई खाद हो, उसमें किसी भी टाइप का कच्चा गोबर ना हो, हम्म। ताकि उसमें किसी टाइप का पीलापन या किसी टाइप की फंगस की कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर जो आप पीलेपन की बात कर रही हैं, तो नर्सरी में मुख्य रूप से दो टाइप से पीलापन आता है। एक तो जब हम पौध लगाने के 10-12 दिन बाद जाते हैं, कि जर्मिनेशन हुए 5-7 दिन हो जाते हैं जब पौध को, तो पौधा ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान पीलापन दिखाता है, जो जिंक की डेफिशिएंसी को दिखाता है कि इसमें जिंक की कमी है। बिल्कुल। फिर जब वही पीलापन आगे चलता है तो 21-22 दिन की जब पौध हो जाती है, या 20 दिन के आसपास जब पौध की ग्रोथ जाती है, तो वही पौधा शुरुआत में पीलापन दिखाएगा, फिर वो पीलापन एकदम सफेद कलर की तरफ जाने लगेगा। वो आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो फार्मर को दोनों ही चीजें डालनी चाहिए। और फार्मर जो जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट मार्केट से लेके डालता है नीचे, जो 33%, 21% आते हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। तो बजाय उनको नीचे डालने के आप उसकी अगर फोलियर स्प्रे करेंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, और उसके आपको इमीडिएट रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं बकाने के बारे में, बकाने एक फंगस के कारण होने वाला रोग है।
जो कि ना सिर्फ पौध को प्रभावित करता है, वो मेन फील्ड में भी जब आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके बाद भी बकाने की दिक्कतें काफी वैरायटीज में रहती हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो बकाने हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए, जैसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये बीज जनित और मिट्टी से उत्पन्न होने वाली जो फंगस है, उन दोनों के कारण ये रोग होता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर कंपनियां जो मार्केट में सीड देती हैं वो उसकी ग्रेडिंग करती हैं। उस ग्रेडिंग में ज्यादातर जो छोटे दाने वाला बीज है या कोई डिसकलर्ड है, जिसका कालापन है बीज में किसी टाइप का, या दागी दाना है, वो सारे वो बीज को अलग कर देते हैं। तो बीज जो आप किसी भी कंपनी का खरीद रहे हैं, XYZ किसी भी कंपनी का आप बीज ले रहे हैं, उससे बहुत कम चांसेस हैं कि बीज से वो रोग ट्रांसफर आगे हो। लेकिन दूसरा जो इसका रीजन है कि मिट्टी से ये रोग आ रहा है। मिट्टी से उस रोग को रोकने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपको किसी भी खेत में नर्सरी लगानी है, फॉर एग्जांपल आपको एक मरले में नर्सरी लगानी है, तो आप उस एक मरले जगह में सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि पौध लगाने से पहले जमीन को ठंडा कीजिए। उसमें एक दिन पहले आप हल्का इरिगेशन दे दीजिए, जिससे उस धरती की जो गर्मी है वो निकल जाए। दूसरा काम आपको ये करना है कि कोई भी कॉन्टेक्ट फंजीसाइड या कोई भी फंजीसाइड, जैसे कार्बनडाजिम मैनकोजेब है या आपका मैनकोजेब है, थाइपोनेट मिथाइल है, आप कोई भी फंजीसाइड बीज का छिड़काव करने से पहले मिट्टी में मिला के और मिट्टी में डाल दें नीचे जहां आपको बीज डालना है। उसके बाद आप ऊपर से बीज डालें, तो कुछ हद तक आप बकाने को नर्सरी में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो यानी वो जो बकाने का डिजीज है जिस फंजाई से फैल रहा है, वो फंगस कम टेम्परेचर में ग्रो नहीं करेगी, उसका पैदावार कम हो जाएगी। कोई भी फंगस मैम जो ग्रो करती है उसको दो, उसके जो मुख्य रीजन होते हैं दो होते हैं। एक तो उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए। मेन रोल इसमें ह्यूमिडिटी का रहता है। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उसी हिसाब से फंगस को ग्रो करना जो है वो आसान रहेगा। तो अभी जैसा गर्मी का टाइम आने वाला है आगे, जैसे बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि टेम्परेचर में बदलाव आते हैं, और यही रीजन है, यही कारण है कि हमारी जो फंगस है उसको उगने के लिए टाइम मिल जाता है, उसको उगने का एक समय मिल जाता है। और अगर उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा, ज्यादा अगर गर्मी मिलेगी, तो फंगस ज्यादा उसकी पैदावार होने वाली है। तो उसी की रोकथाम के लिए हमें पहले नर्सरी के अंदर या जहां पर भी हम बुआई कर रहे हैं वहां पर एक प्लेन मैदान में हमारे पास ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए। उसके लिए जैसा अभी बात की कि हम उसको ज्यादा पानी या फिर एक नॉर्मल टेम्परेचर दे, तो क्या वो सही रहेगा? हाँ जी मैडम, जैसे आप आज आपको बीज लगाना है, आप पिछले दिन उसमें हल्का इरिगेशन दे दीजिए ठीक है। ताकि उसकी जो गर्मी है वो निकल जाए। हम्म। और उसके बाद आप नीचे फंजीसाइड डाल के और बीज डाल दीजिए, तो कुछ हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर एक चीज जो हमें हर बारी यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर किसान जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे खेत में पीलापन आ गया तो यानी कोई बीमारी आ गई है, वो पोषक तत्व की कमी भी है। तो आप उसकी अच्छे से जांच करिए। सर, आप क्या दोबारा से ये चीज बताएंगे कि पोषक तत्व की कमी से हमें क्या क्या लक्षण मिलने वाले हैं, और बीमारी से जो लक्षण मिलेंगे उसके अंदर क्या अंतर होने वाला है? जो मुख्य रूप से जो बीमारी धान की पौध में आती है वो बकाने रोग ही आता है। बकाने रोग में मेनली यही होता है, जिसको झंडा रोग भी फार्मर बोलता है। उसमें मुख्य रूप से यही होता है कि पौधे की जो हाइट है वो एबनॉर्मली बढ़ती है। ठीक मतलब है। उस पौधे की हाइट बाकी पौधों से आपको ज्यादा मिलेगी। हम्म। उसका तना जो है आपको पतला मिलेगा। क्या ये नर्सरी में ही हमें दिखना शुरू हो जाएगा? हाँ जी मैडम, ये नर्सरी के टाइम से ही शुरू हो जाता है, फिर ये मेन फील्ड तक चलता है। ठीक है। और इसमें जो इंटरनोड होते हैं, जो गांठें होती हैं पौधे के बीच में, जो नोड्स बनते हैं, उनके ऊपर अड़के आपको बाल से दिखाई देते हैं, हेयर टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, ठीक है। जो इस चीज का इंडिकेशन है कि इसमें बकाने रोग आ चुका है। हम्म। दूसरा, उसकी हाइट एबनॉर्मली बढ़ती है। जैसे इस फंगस की अगर बात करें तो ये फ्यूजेरियम स्पीसीज के कारण मेनली होता है। तो ये फ्यूजेरियम स्पीसीज जिब्रेलिक एसिड पौधे के अंदर बनाता है, जिस जिब्रेलिक एसिड के कारण पौधे की हाइट जो है वो एबनॉर्मली बढ़ती है। तो लेकिन अगर आपको वहीं पे अगर बकाने रोग आपके खेत में आता है तो शुरुआती लक्षण यही है कि इसकी हाइट बढ़ेगी, कलर वाइज कोई ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी है तो पौधे में एक समान पीलापन दिखेगा। हम्म। पौधे में पीलापन दिखेगा, फिर वो नीचे तक पौधा एकदम व्हाइट कलर शो करने लग जाएगा। इस टाइप के जो सिम्टम है वो न्यूट्रिशनल सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। किसी पोषक तत्व की कमी है वो इस तरीके से आपको दिखाई देती है। तो अभी जैसे हमने पोषक तत्वों की कमी की भी बात की, क्या इसके अलावा नर्सरी में हमारे कोई और बीमारी आ सकती है जिसका हमें रोकथाम करनी चाहिए? इसमें मेन तो जो बीमारी रहती है, जो एक चर्चा का विषय है, वो बकाने डिजीज ही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नर्सरी के बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं हम्म।
उस टाइम भी आप जो मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट ना हो, इसके लिए आप यही काम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो बकाने वाले पौधे आपको मेन फील्ड में दिख रहे हैं, जो नर्सरी में आपको दिख रहे हैं, उसके आसपास का आप थोड़ा एरिया छोड़ दीजिए ताकि उसमें जो फंगस है वो खेत में ट्रांसप्लांट ना हो। ठीक है। उसके बाद जब आप खेत में उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि आप 50 लीटर 100 लीटर पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसी फंजीसाइड का घोल बनाइए और उसमें आप 10-15-20 मिनट के लिए जो आपकी पौध की गुच्छी है उसको आप 10-15-20 मिनट के लिए उसमें डिप कर दीजिए ताकि उसकी जड़ों का ट्रीटमेंट हो सके। और जड़ों का अगर आप ट्रीटमेंट करके लगाएंगे तो वो काफी हद तक उसको कंट्रोल करेगा। फिर जब आप मेन फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो जिस टाइम पे आप पडलिंग कर रहे हैं, कद्दू कर रहे हैं जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, उस टाइम पे आप उसमें कोई भी फंजीसाइड जो मैंने नाम बताए, कार्बोंडाजिम है, कार्बोंडाजिम मैनकोजेब है, थाइपोनेट मिथाइल है, इस टाइप के फंजीसाइड आप उसमें पहले ही डाल दीजिए ताकि आने वाले टाइम में उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। इसमें अगर आप कॉन्टेक्ट फंजीसाइड का यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि कॉन्टेक्ट फंजीसाइड डायरेक्टली उस फंगस के कॉन्टेक्ट में आते ही उस फंगस को किल कर देगा और वो आगे अपना इन्फेक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आपने एक बहुत अच्छी हमें जानकारी बताई। अभी हमारे पास यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं, तो डॉक्टर साहब आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर हमने ये प्रोडक्ट्स यहाँ क्यों रखे हुए हैं और आखिर हमारी नर्सरी में ये किस तरह से काम करने वाले हैं? मैम, जो हम शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स के थ्रू जो बीज दे रहे हैं उसमें हम 20 किलो बीज के साथ ये जो पाउच है एक्सेलरेट का, ये पाउच हम फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को दे रहे हैं, ठीक है। जो कि एक संपूर्ण पोषण है किसी भी प्लांट के लिए। इसमें 8 तरह के अलग अलग पोषक तत्व हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, हम्म। अमीनो एसिड्स हैं और इसमें एज ए पीजीआर भी ये काम करेगा। तो इसमें दोनों चीजें हैं, ये एक संपूर्ण पोषण भी है और ये एक बायोस्टिमुलेंट का काम भी पौधे के लिए करेगा। तो इसका जो 30 ml का पाउच है ये आपको 15 लीटर पानी में घोल के और स्प्रे करना है। स्प्रे आप सुबह के समय या शाम के समय ही करें क्योंकि दोपहर के समय में जब आप स्प्रे करते हैं तो जो भी वेपर जो डलता है, किसी भी ड्रॉप्स जो डलती है किसी जी। पौधे के ऊपर, वो वेपर बन के इजीली उड़ जाती है जी, उनका वाष्पीकरण हो जाता है। तो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। ओके। इसकी डोज है 2 ml पर लीटर वाटर। तो ये किसी भी किसान भाई एक्सेलरेट को नाम का प्रोडक्ट है और इसकी डोज का अभी बताया गया 2 से 3